नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, और सबसे बड़ी खबर जिस पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरा हुआ है। पाकिस्तान के मंत्री घबराए हुए हैं। खबर यह है कि 36 घंटे में भारत अटैक करने वाला है। पाकिस्तान दहल गया है इस बात से। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इजराइल पर जब हमास ने अटैक किया था तो इजराइल इस तरह की तस्वीरें जारी करता था, उनकी आर्मी, जिसमें लिखती थी नेवर फॉरगेट, यानी हम कभी नहीं भूलते हैं। यह इजराइल का पेज है उस वक्त का जब हमास ने अटैक किया और हमास के आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा कि हम नहीं भूलेंगे। आज भारतीय सेना ने भी एक वीडियो जारी किया है। यह है भारतीय सेना का वीडियो अपनी तैयारी को लेकर, जो बता रहा है कि हम ढूंढेंगे, हम तुम्हें ढूंढेंगे। ये इस वीडियो में भारतीय सेना दर्शा रही है, सुनिए। I'll find you through the dust and the storm. I'll find you through these machines I'll carry. The burden of my brothers and sisters' pain. So I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. क्या ये भारतीय सेना का इशारा भी है पाकिस्तान को? Through the dust and the storm. क्या ये पाकिस्तान को भारतीय सेना का इशारा है कि हम तुम्हें ढूंढेंगे और मारेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की। आज ताबड़तोड़ बैठकें हुई। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा था कि खुली छूट दे दी है भारतीय सेना को। यह खबर पाकिस्तान को मिली तो अगली तस्वीर देखिए। पाकिस्तान में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि मोदी ने खुली छूट दे दी है। पाकिस्तान में खुली ब्रेकिंग चल रही थी कि मोदी ने सेना को कहा है खुद टारगेट सेट करो, सुनिए। मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल इख्तियार दे दिया। कहा फौज तमाम टारगेट्स का इंतखाब खुद करे। भारत अब एक बार फिर खौफनाक तसादुम के दहाने पर खड़े हैं और बदला लेने के लिए किसी बड़ी फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रही है और कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम भी दे दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। भारत कशीदगी के हवाले से आने वाले कुछ दिन बहुत अहम करार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की असेसमेंट है कि भारत इन्हीं दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहाना कदम उठा सकता है। इस हवाले से मोदी सरकार के सर पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले के लिए मुकम्मल। अब आपको सुनवाऊं, जैसे ही पाकिस्तान में ये ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है, पाकिस्तान के मंत्री खुद कहने लगे कि 24 से 36 घंटे में भारत अटैक करने वाला है, भारत हमला करने वाला है। सुनिए पाकिस्तान के मंत्री को। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। इंटेलिजेंस इतलात हैं। मंत्री खुद कह रहे थे 24 से 36 घंटे में भारत हमला करने वाला, लेकिन भारत में देखिए हवन शुरू हो गया है। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। ये जंग से पहले जो यज्ञ होता है वो हवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विश्वकर्मा में श्रेष्ठ विश्वकर्मा में श्रेष्ठ विश्वकर्मा 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 विश्वकर्मा में श्रेष्ठ विश्वकर्मा। और पाकिस्तान को खौफ देखिए। ये पाकिस्तानी चेकपोस्ट की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ऊपर झंडा दिख रहा है आपको, ये जो झंडा दिख रहा है पाकिस्तानी चेकपोस्ट पर ये झंडा लगा हुआ था। जैसे ही खबर मिली कि भारत ने खुली छूट दे दी है,
भारतीय सेना को कह दिया है आप वक्त जगह समय सब तय करो। उसके बाद अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तानी चेकपोस्ट से झंडा उतर गया। खबर यह है कि पाकिस्तानी रेंजर जो यहां मौजूद थे वो गायब हो गए, झंडा उतार कर भाग गए यहां से। ये चेकपोस्ट निगरानी के लिए अमूमन बनाया जाता है कि दूसरी तरफ देखें क्या हरकत हो रही है। वो चेकपोस्ट खाली हो गए, बॉर्डर के पास के चेकपोस्ट खाली हो गए और असर ये हो रहा है भारत के एक्शन का कि एक तो पाकिस्तान का डर और खौफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो सैटेलाइट इमेज आ रही है वो बता रही है कि पानी बंद करने का असर दिख रहा है। ये सैटेलाइट इमेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जब पानी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो ब्राउन एरिया देख रहे हैं ये पानी था नदी में, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, दूसरा तरफ आपको जो नजर आ रहा है सूखी हुई जगह जो दिख रही है, यानी पानी सूख गया है। ये सैटेलाइट से ली गई दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में पानी नजर आ रहा है, भूरे रंग की जो लकीरें आपको नजर आ रही हैं यह दर्शा रहा है कि पानी था यहां। उसके बाद दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है कि जलस्तर चिनाब नदी का घट गया है, यानी किस तरह पाकिस्तान पर चौतरफा मार पड़नी शुरू हो गई है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान को डरावने सपने भी आ रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था भारत रफाल खरीदने जा रहा है। अब पाकिस्तान खौफजदा है कि भारत ने रफाल भेज दिए हैं पाकिस्तान में। बाकायदा ये रफाल जो भारत और ज्यादा फ्रांस से खरीदने वाला है, डील हो चुकी है। अब पाकिस्तान में दिन में सपने आ रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पाकिस्तान में ब्रेकिंग चल रही है कि भारत ने रफाल भेज दिए पाकिस्तान में अटैक करने के लिए। पाकिस्तानी एंकर चीख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जंगी जुनून की। भारतीय राफेल तैयारों की मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाक फजाई की मुंह तोड़ कार्रवाई। पाक फजाई की बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर इंडियन एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारे फरार हो गए। राना शहजाद, क्या तफसीलात है मजीद आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी हुमैरा राना, सिक्योरिटीज राय के मुताबिक ये वाकया 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात पेश आया, जब 4 भारतीय एयरफोर्स के राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदेही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। जब से मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सेनाओं को खुली छूट का ऐलान किया है, तभी से पाकिस्तानियों को दिन में हिंदुस्तानी अटैक के सपने आना शुरू हो गए हैं। पाक को 36 घंटे में भारत के हमले का खौफ सताने लगा है कि अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। सूचना मंत्री के इस ऐलान से इस्लामाबाद में शाहबाज और मुनीर कांपना शुरू हो गए हैं। टैंक फाइटर आगे बढ़ने की जगह पाकिस्तानी चौकियों से झंडा उतरना शुरू हो गया है। अब देखिए जरा, वक्त बहुत कम बचा है। पाकिस्तान के मंत्री के अनुसार वक्त कितना है जिस पर पूरा देश बात कर रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है कि सिर्फ इतना वक्त बचा है, यानी कहा 36 घंटे। 36 घंटे के अंदर हमला हो जाएगा। भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं और रात 1:30 बजे शाहबाज के मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोचिए, जब दुनिया सो रही थी, भारत पाकिस्तान में लोग सो रहे थे, रात को 1:30 बजे आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। और पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का दावा है भारत अगले 24 से 36 घंटे में पाक पर हमला करने वाला है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी पर पाक मंत्री ने दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है, उसमें भी पाकिस्तान पर हमले का खौफ दिखा है। इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी हमले की आशंका जता चुके हैं। पीएम मोदी के सेना को फ्री हैंड देने के बाद पाकिस्तान में टेंशन है, घबराहट है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद पाक सेना ने कई पोस्ट खाली कर दिए हैं। पोस्ट खाली करने के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक सेना छोड़ चुकी है पोस्ट। पाकिस्तानी सेना ने यहां से झंडे भी हटा लिए हैं। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। कठुआ के परगवाल इलाके में पोस्ट खाली की गई है। हमलों के डर से
एलओसी के पास से आतंकियों को भी हटा दिया गया है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए पाकिस्तान के मंत्री का वो पूरा बयान जिसमें वो डरे घबराए, रात को 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे में हमला करेगा। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जिम्मेदार रियासत होने के नाते सच्चाई का पता लगाने के लिए, उसके महरकात जानने के लिए खुले दिल से आजादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। बदकिस्मती से भारत ने गैर माकूलियत और तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। भारत की तरफ से किसी भी किस्म की फौजी मुहिम जोई का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को यह समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के टारगेट कौन से हैं? भारत अगर 36 घंटे में हमला करेगा तो वो टारगेट कौन से होंगे? पाकिस्तान तो खुद मान रहा है भारत हमला करेगा। तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर और दहशत है, इस्लामाबाद में खास तौर पर। भारत का एक टारगेट तो तय है, कोई भी एक्सपर्ट इस बात को कहेगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद टारगेट नंबर 1। ये हाफिज सईद है कहां पर? हमने बहुत रिसर्च की, बहुत जानने की कोशिश की। तो पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं हाफिज सईद के घर की। ये आप नक्शे में अंदर जाएंगे, बताया जाता है कि हाफिज सईद का घर लाहौर में है, इस जगह पर। ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये पाकिस्तान के नक्शे में और अंदर लाहौर में जाएंगे आप तो लाहौर में हाफिज सईद का घर की लोकेशन ये डिटेक्ट होती है। आसपास ग्रीनरी भी आपको नजर आ रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद जेल में है, दावा है जेल में है और हाफिज यहीं बंद है। ये है कोट लखपत जेल। ये कोट लखपत जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गूगल मैप के जरिए। सामने ठीक उसके चलता हुआ रोड जाता है और ये कोट लखपत जेल है। लेकिन हाफिज सईद, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद की जो लोकेशन है ये अटारी बॉर्डर से कितना दूर है। अटारी वाघा बॉर्डर से ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो जाता है, ये आप देख रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यहां से हाफिज सईद का घर देखिए जरा। अटारी वाघा से 42 किलोमीटर दूर है हाफिज सईद जहां बंद है कोट लखपत जेल, और जहां बंद है वहां से उसका घर 5 किलोमीटर दूर है। इससे आपको अंदाजा होगा कि यहां से ज्यादा मेहनत भारत को नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 42 किलोमीटर दूर ही जाना है अगर जेल में निपटाना है, और उससे 5 किलोमीटर और जोड़ लीजिए तो 47 किलोमीटर हो जाएगा अगर घर में छिपाया गया है तो। अब देखिए जरा भारत के वो बड़े टारगेट्स हैं कौन कौन से, जो 1 2 नहीं 5 टारगेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला टारगेट तो आपको बता दिया, जो खुद पाकिस्तान भी जान रहा है कि यही भारत का पहला टारगेट होने वाला है। यह है पहला टारगेट। टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज निशाने पर है। हाफिज लश्कर तैयबा का संस्थापक है। यूएन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। दुनिया को दिखावे के लिए पाकिस्तान में उसे सजा दी गई है, लेकिन हाफिज सईद अक्सर बाहर दिखता है। लश्कर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदके में है। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हाफिज का हेडक्वार्टर भी है। लाहौर में भी हाफिज के सीक्रेट ठिकाने की जानकारी मिली है। ऐसे में हाफिज के ये ठिकाने भारतीय सेना के निशाने पर है। दूसरा टारगेट अब आपको बताने जा रहा हूं, टारगेट नंबर 2 पीओके में आतंकी लॉन्च पैड। पीओके में इस तरह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो लॉन्च पैड हैं जहां आतंकी छिपे होते हैं। यह ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड एक्टिव है। लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों का कैंप है। भारत में घुसपैठ और हमलों के लिए आतंकियों को यहां तैयार किया जाता है। लॉन्च पैड मुख्य रूप से रावलकोट और कोटली इलाके में है।
सुरक्षा बलों के टारगेट पर ये ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स हैं। तीसरा टारगेट जो है वो आपके सामने है, असीम मुनीर का हेडक्वार्टर। असीम मुनीर 2022 से पाकिस्तानी सेना को संभाल रहे हैं। मुनीर का नाम पुलवामा के बाद पहलगाम हमले से भी जुड़ा है। पुलवामा हमले के वक्त मुनीर आईएसआई के हेड हुआ करते थे। पाकिस्तान सेना का जो मुख्यालय है वो यही है, रावलपिंडी में। यह पाकिस्तान की सैन्य रणनीति और संचालन का केंद्र भी है। मुनीर के रावलपिंडी में ही होने का भी दावा किया जा रहा है। चौथा टारगेट है मसूद अजहर। मसूद अजहर 2019 पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया भी है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। हाफिज की तरह मसूद को भी पाक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। मसूद अजहर और उसके ट्रेनिंग कैंप पर सेना हमला कर सकती है। जैश का ट्रेनिंग कैंप पीओके और पंजाब के बहावलपुर में है। पांचवा और आखिरी बड़ा टारगेट आईएसआई का हेडक्वार्टर। भारत में हर हमले में आईएसआई का हाथ होता है। आप हर बार आईएसआई का नाम सुनते हैं। आईएसआई साजिश रचता है पर्दे के पीछे। हमले की साजिश आईएसआई की भूमिका होती है। भारत के खिलाफ साजिश रचना ही इसका मुख्य काम है। आतंकी संगठनों को आईएसआई पूरी मदद करती है। इस्लामाबाद में आईएसआई का हेडक्वार्टर है। सुरक्षा बलों के निशाने पर आईएसआई का हेडक्वार्टर भी है। तो ये 5 बड़े टारगेट्स हैं। अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि 36 घंटे में भारत हमला करेगा। तो हमने भारत के लोगों से पूछा कि 36 घंटे में पड़ोसी मुल्क मान रहा है हमला करेगा, तो हम आखिर क्या करने वाले हैं? कैसा हमला होगा? किस तरह का हमला होगा? लोगों को सुनिए। 36 घंटे में करे या 6 घंटे में, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डरा हुआ पाकिस्तान 36 घंटा बता रहा है। इससे उसकी औकात का पता चलता है। हमको इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ये समझ लें कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उनका काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो गया। सब हमारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं और हम लोग सब अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि अब बाप ने तय कर लिया है कि अपनी जो शैतान औलाद उसको खत्म कर देना है, दुनिया के निशान से उसको मिटा देना है। क्योंकि इसने जो कायरतापूर्ण हरकत की है पहलगाम में, उसका जवाब अगले 36 घंटे में भारत को देना चाहिए। जो है मोदी का युग है, भारत शांत रहने वाला नहीं है। भारत अटैक करेगा ही करेगा और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देगा। हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है, हमारी सरकार का मनोबल ऊंचा है और भारत का हर एक नागरिक इस हत्यारे लोगों के ऊपर चिढ़ा हुआ है। इसीलिए 36 घंटे में होगा या घंटे और भी बीतेंगे, लेकिन सजा उनको पक्की मिलेगी, ये तय है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बलि का बकरा तो उनको बनना ही है। जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, चाहे 36 घंटे हो, चाहे 36 महीने हो या 36 दिन हो। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और बढ़िया ही करेंगे। और अगर पाकिस्तान लगता है कभी जीवन में नहीं बचेगा। एयरफोर्स, नेवी हर तरीके से तैयार है और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जिस पे हम सभी देशवासी हर तरीके से, जो भी मोदी जी का फैसला होगा उस पे हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर डट के पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। अब देखिए, भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है इसे सीमा पर तैनात किया हुआ है। यानी बॉर्डर पर S-400 तैनात है और इसको तैनाती का मकसद यह है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो यह S-400 आसमान में ही पाकिस्तान के वार को ध्वस्त कर देगा, गिरा देगा। S-400 लगाया भारत ने, वहां S-400 लगाया। तो देखिए, पाकिस्तान ने जो F-16 अमेरिका से जो फाइटर खरीदे थे F-16, ये सब बॉर्डर के पास थे। इन सब को छिपा दिया है कि कहीं भारत का S-400 उनके F-16 को तबाह ना कर दे। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है उनके अमेरिकन फाइटर के खात्मे का। भारत ने क्या रणनीति अपनाई है? यह है S-400 और यह है F-16 फाइटर। पाकिस्तान भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डर गया है। पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट छिपा दिए हैं। खबर यह है, बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर F-16 को छिपा दिया गया है। पाकिस्तान को डर है अगर F-16 का इस्तेमाल किया तो भारत का S-400 मिसाइल का रडार उसे ट्रैक करेगा। S-400 मिसाइल सिस्टम F-16 को मार गिराएगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान शर्त के साथ पाकिस्तान को दिए थे। अमेरिका ने F-16 का इस्तेमाल केवल आतंकवादियों के खिलाफ कर सकते हैं। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल तैनात हो सकती है इसमें।
मिसाइलें 100 किलोमीटर दूरी तक टारगेट कर सकती हैं। F-16 की रेंज है 4200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने सीमा पर चीन से मिले JF-17 को भी तैनात किया है। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात किया है। S-400 लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और दुश्मन के वार को हवा में ही तबाह कर सकता है। सिर्फ 4 देशों के पास ही यह डिफेंस सिस्टम है, भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास। तो यह भारत की ताकत है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। जब हम S-400 की बात करते हैं तो दुनिया इसमें ज़रूर मानती है कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंट हथियार है एयर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी रीच बहुत बड़ी है, साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे टारगेट्स को एक्वायर कर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहाँ से एक खौफ पैदा होता है पाकिस्तान के लिए कि अगर उसका एक और F-16 किसी भी तरह से भारत के खिलाफ काम करता पाया गया तो वो एक तरह से यूएस ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएस ने F-16 जो हैं वो अफगान बॉर्डर पे टेररिज्म के लिए दे गए थे। बड़ी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, सो वहाँ वो एक्सपोज हो जाएगा। और अगर आज किसी भी तरह से इंडिया उनका कोई भी F-16 गिरा देता है या ग्राउंड पे खराब मार देता है तो प्रोपोगंडा बड़े आसानी से किया जा सकता है कि F-16, इसलिए उसने ग्वादर के अंदर दबा लिया। और वो भी क्यों? सो दैट उसको इंडिया से दूरी की तरफ डेप्थ मिले और इंडिया उन्हें और मैं आपको और बता दूं, ग्वादर ही नहीं, उन्होंने उसे अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रखा हुआ है, इतनी सेफ्टी है। JF-17 जो है वो अपने आप में उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं गिफ्ट का आइटम है। तो भारत एक तरफ पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है इसकी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ पहलगाम जैसा हमला दोबारा ना हो इसकी भी तैयारी कर रहा है। इसलिए बैठकों पर बैठक हुई। आज भी बैठकों का दिन था। प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बड़ी बैठकें की। एक बैठक की तस्वीर मैं ये आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। और इस तरह की दूसरी बैठक भी हुई है, कैबिनेट की भी बैठक हुई है। इस बैठक में एक बड़ी तैयारी की गई है। पीएम मोदी ने एक बड़ी टीम बनाई है। देखिए जरा वो टीम क्या करेगी। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पहलगाम हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने NSAB का नए सिरे से गठन किया। यह NSAB को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड नाम दिया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की कमान खुफिया अधिकारी के हाथ में दी गई है। मोदी सरकार ने NSAB में कुल 7 सदस्यों को शामिल किया है। इसके चेयरमैन आलोक जोशी हैं, जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं। इसमें सदस्य हैं एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांड में रहे हैं। साथ ही इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, जो कि पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं। इसके मेंबर हैं रिटायर रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, जो कि पूर्व नौसेना अफसर हैं। साथ ही इनके सदस्यों में राजीव रंजन वर्मा पूर्व IPS शामिल हैं और मनमोहन सिंह पूर्व IPS इसके मेंबर हैं। एक और मेंबर B वेंकटेश वर्मा पूर्व IFS के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टीम बनाई है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब, कहां, कैसे वार करना है, वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तीनों चीफ बहुत आला और एक्सपीरियंस तजुर्बेकार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी तरह से पाकिस्तान को ठोकेंगे। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में वो डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। तो भारत अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ दोस्तों के भरोसे है कि यार कुछ मदद कर दें। आज खुद तुर्की के खुफिया विभाग के चीफ पाकिस्तान पहुंचे। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, पाक में तुर्की का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और बताया गया ये पाकिस्तान पहुंचे हैं वो तुर्की के खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। खबर पिछले दिनों इस तरह की भी आई, हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई। खबर पिछले दिनों यह भी आई कि तुर्की ने
पाकिस्तान को मदद भेजी है। बाद में तुर्की ने इससे इनकार किया। बेशक कोई भी मुल्क इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो हथियारों से मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो भी भारत के खिलाफ। भारत पाकिस्तान के तनाव पर दुनिया में हलचल है। पहलगाम पर भारत कड़े जवाब की तैयारी कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान में हलचल तेजी से बढ़ने लगी है। तुर्की का हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। इस डेलीगेशन में तुर्की के खुफिया चीफ भी शामिल हैं। उन्होंने पाक के वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरे का मकसद दोनों देशों में समर्थन बताया गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच यह दौरा बहुत खास है। रविवार को खबर यह थी कि तुर्की ने पाक को हथियार भी भेजे और हथियारों से भरे 6 कार्गो प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुए। तुर्की ने बैरक्टर ड्रोन, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल भेजी हैं। बैरक्टर तुर्की के घातक ड्रोन में से एक है और यह हथियारों के साथ लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। हालांकि इसके तुरंत बाद तुर्की ने दावे को खारिज कर दिया था। तुर्की ने कहा कि एक विमान तो पहुंचा था ईंधन भरवाने के लिए, हमने कोई हथियार नहीं भेजे। अब तुर्की के खुफिया चीफ के दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं और उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, जिनको आपने अभी सुना। बख्शी साहब, सवाल यह है कि तुर्की के चीफ पहुंचे हैं पाकिस्तान, इसका क्या मतलब है? आप कहां गए थे मुल्ला मुनीर साहब? आप गए थे कजाकिस्तान। आप भी ठंडी हवा खाने गए थे, बहाने लगा रहे थे कि मैं ऑफिशियल टूर पे जा रहा हूं, क्योंकि आपके टूर इस तरह प्रोग्राम होते हैं कि जब गर्मी का सड़ा महीना हो तो आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी छोड़ के आप जाएं ठंडी आबो हवा कजाकिस्तान में। तब तक साहब बम फूट गया पीछे पहलगाम का, उल्टे पांव दौड़ के वापस आना पड़ा साहब। आते ही इनकी मीटिंग हुई इनके आर्मी चीफ और नेवी चीफ के साथ, इनके कोर कमांडरों के साथ। बौखलाए हुए थे कोर कमांडर कि आपने हमको बताए बगैर क्यों ये ऐसी लड़ाई छेड़ी, क्या ये सही टाइम था लड़ाई छेड़ने का हिंदुस्तान के साथ? इसके एयर चीफ ने कहा, बॉस मुरीद मरा दिया तेने, मरा दिया तेने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान भी साथ ढूंढ रहा है, साथी खोज रहा है। उसे पता है भारत से अकेले नहीं लड़ सकते, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हो रहे हैं। तस्वीर देखिए श्रीलंका की। श्रीलंका में भी पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं श्रीलंका में। पाकिस्तान हरा से पाकिस्तान हरा से दूसरी तरफ भारत के साथ इजराइल के बाद अब आकर ब्रिटेन भी खड़ा हो गया है। ब्रिटेन भी वही बात कह रहा है जो इजराइल कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और आपको हर मदद देने को तैयार है। पहलगाम हमले को लेकर दुनिया भारत के साथ आ गई। पहले इजराइल ने भारत को खुला समर्थन का ऐलान किया, अब ब्रिटेन भी पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा हो गया। ब्रिटेन की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। वहां के सांसद ने कहा कि ब्रिटेन भारत का पूर्ण समर्थन करे और आतंकवाद को खत्म करने में भारत की पूरा साथ दे। उन्होंने कहा पहलगाम में 26 लोगों के सिर में गोली मारी गई। पहलगाम में आतंकी हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। कहा कि पीओके में अभी आतंकियों के ठिकाने सक्रिय हैं, यानी एक्टिव है अभी भी आतंकी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत को समर्थन पर सवाल किया है। इसी सवाल के जवाब में सरकार ने कहा है कि वो भारत के साथ है। संसद में यह जवाब विदेशी मंत्रालय के कार्यालय की तरफ से दिया गया है। वहां के मंत्री ने खुद कहा है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का वो समर्थन करते हैं। हम ऐसा करने के लिए पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन की तरफ से शांति बनाए रखने की भी अपील की गई है। सुनिए जरा, अब आपको सुनवाता हूं ब्रिटेन के सांसद को, सुनिए क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका यह है कि भारत पीओके पर कब्जा कर ले। हमारे पास राजा का विलय पत्र है, इसलिए यह हमारा है। मुझे लगता है कि पहलगाम की घटना बहुत चौंकाने वाली थी।
यह अब तक की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। वास्तव में यह कश्मीर विवाद की अंतिम सीमा है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार वास्तव में इस पर बहुत सख्त प्रतिक्रिया देगी और यह साफ कर देगी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कब्जा करना होगा। तो बेशक पाकिस्तान कितनी तैयारियां क्यों ना कर रहा हो, लेकिन क्या पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना भारत के आगे कहीं टिकेगी? भारत को दुनिया का समर्थन मिल रहा है, पाकिस्तानी सेना भी अपने कुछ वीडियो जारी कर रही है जिसका मजाक भी उड़ रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान में वो ताकत है? एक्सपर्ट कह रहे हैं 7 दिन से ज्यादा पाकिस्तानी सेना भारत के आगे नहीं टिक पाएगी। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में खल्लास हो जाएगा पाक। थल सेना देखिए भारत की, हिंदुस्तान पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। सैन्य ताकत में भारत की ताकत 4थे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे 12वें नंबर पर है। जमीनी जंग में भारत पाकिस्तान पर भारी है। भारत के पास T-90 भीष्म और अर्जुन जैसे टैंक हैं। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली तोपें ज्यादा हैं। पाक के मुकाबले भारत के पास 1.6 गुना ज्यादा तोपें। भारत के पास रात में लड़ाई के लिए अपग्रेडेड हथियार भी हैं और डिजिटल वॉरफेयर के मामले में भी पाक उनके आगे, भारत के आगे कहीं नहीं टिकता है। वायुसेना पाकिस्तान के मुकाबले इंडियन एयरफोर्स कहीं ज्यादा मजबूत है। रफाल, सुखोई जैसे फाइटर जेट के आगे F-16 जैसे जेट्स हैं और भारत के पास हेरॉन, हारोप और हरमीज जैसी शानदार इजरायली ड्रोन भी हैं जो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक हमले कर सकते हैं। मिराज 2000 और जगुआर जैसे जहाज से न्यूक्लियर मिसाइल भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और मजबूत समुद्री बेड़ा है। भारत के पास INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत विमानवाहक युद्धपोत है, जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी विमानवाहक युद्धपोत नहीं है। भारत के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो पाक के पास नहीं है। हिंदुस्तान के पास INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन है। परमाणु ताकत देखिए, भारत के पास 180 परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं और भारत पृथ्वी और अग्नि मिसाइल से परमाणु हमला कर सकता है। K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल से न्यूक्लियर अटैक भारत कर सकता है। अब देखिए खर्चा, भारत की आर्थिक ताकत मजबूत है। भारत युद्ध पर रोज 2000 करोड़ तक खर्च कर सकता है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा 500 करोड़ से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा। 2024 में भारत की प्रति व्यक्ति आय, सालाना आय 2,26,000 थी। पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति सालाना आय केवल 1,32,000। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है युद्ध के हालात में पाक एक हफ्ता भी नहीं टिकेगा। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट अनुराग शुक्ला को, वो क्या कह रहे हैं। और हमें पूरे राइट्स हैं आज कि हम अपने डिफेंस के लिए कोई भी तगड़ा सख्त कदम उठा सकें। हमारी देश की सेनाएं क्या करेंगी इसको आज की डेट में सीक्रेट ही रखा जाए, बट मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन, जब ऑपरेशन खत्म हो जाएंगे तब आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नजर आएगा और एक ज्योग्राफी चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी चेंज होती हुई नजर आएगी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान 7 ही दिन टिक पाएगा, लेकिन हथियारों के मामले में भारत के आगे कहीं टिकता है क्या? देखिए, अब ये दोनों मुल्कों की ताकत आपके सामने है। भारत के पास 14,55,000 एक्टिव सक्रिय सैनिक हैं और पाकिस्तान के पास इसके आधे से भी कम 6,54,000 सक्रिय सैनिक हैं। साथ ही रिजर्व सैनिक 11,55,000 भारत के पास हैं और 5 लाख रिजर्व सैनिक पाकिस्तान के पास हैं। टैंक्स देखिए, भारत के पास ये टैंक जो जमीन पर लड़ाई करेंगे जाकर बॉर्डर पर, भारत के पास 4,614 टैंक है, पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक है। जमीनी लड़ाई में बख्तरबंद वाहन की जरूरत होती है, भारत के पास 1,51,000 बख्तरबंद वाहन है, पाकिस्तान के पास देखिए सिर्फ 50,523। अगर आसमानी लड़ाई होगी, फाइटर सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं, भारत के पास 600 फाइटर है, पाकिस्तान के पास 387 फाइटर हैं, उसमें से यह भी नहीं पता कितने काम के हैं। एयरक्राफ्ट देखिए, भारत के पास 2,229 एयरक्राफ्ट हैं और पाकिस्तान के पास 1,434 एयरक्राफ्ट हैं। जहाज, अगर समंदर के जरिए लड़ाई होती है इधर कराची की तरफ या
हिंद महासागर या अरब सागर की तरफ, तो भारत के पास 294 जहाज है, पाकिस्तान के पास 114, भारत के पास बहुत से युद्धपोत भी हैं। पनडुब्बी बहुत अहम भूमिका निभाती है इस तरह के वॉर में। 18 पनडुब्बी भारत के पास है और 8 पाकिस्तान के पास। खबर यह है उन पनडुब्बी में काम सिर्फ पाकिस्तान की 2 ही कर रही हैं। रक्षा बजट में देखिए जरा, भारत का रक्षा बजट 77.4 बिलियन डॉलर है और उधर देखिए सिंगल डिजिट एक ही साथ है, 7.61 बिलियन डॉलर। अब पाक से 10 गुना ज्यादा भारत का रक्षा बजट है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की जुबानी सुनिए पाकिस्तान की हालत क्या कह रहे हैं। फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब कहां कैसे वार करना है वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तीनों चीफ बहुत आला और एक्सपीरियंस तजुर्बेकार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी तरह से पाकिस्तान को ठोकेंगे। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में वो डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान की असली हालत पता चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर पाकिस्तान की सेना की हालत बता रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना किस लायक है और कितने दिन लड़ने लायक है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए, खुद शाहिद अफरीदी को सुनिए। अफरीदी ने कहा पाक सेना पहले ही बहुत से युद्ध लड़ रही है, पाकिस्तानी आर्मी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जंग के हालात हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मार रही है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मार रहा है, तहरीक तालिबान जैसे संगठन पीट रहे हैं। अब आखिर क्या बचा? हर महीने पाकिस्तान के जवानों की जान जा रही है। मार्च महीने में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली। बीएलए और पाकिस्तानी आर्मी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए। तहरीक तालिबान भी पाक सेना के खिलाफ लड़ रही है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में सक्रिय है। खैबर पख्तूनख्वा की सीमा अफगानिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापसी के बाद टीटीपी को तालिबान से लगातार समर्थन मिल रहा है, जिससे टीटीपी और ज्यादा खतरनाक हो गई है। अफरीदी के बयान से साफ है कि पाक सेना कई मोर्चों पर घिरी है। ऐसे में पाक आर्मी भारत से कैसे युद्ध लड़ेगी? सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग। तो इंतजार कर सकते हैं, जो सीधी सी बात है और सब कुछ है। कितनी पॉसिबिलिटी नजर आ रही कि होगा? बिकॉज हम तो ये भी उनके इंडियन मीडिया से देखें तो कहते हैं कि टारगेट के सिलेक्शन भी हुई भी है, 5-6 जगह उन्होंने सिलेक्ट की हुई है। हमने क्या सिलेक्ट कर ली हुई है कि काउंटर के अच्छा अगर इन्होंने हमें किया तो चले हम स्ट्राइक करेंगे कि नहीं करेंगे। अफरीदी देखिए बता रहे हैं सच, पाकिस्तानी मीडिया भी बता रहा है और उनके जो अफसर हैं, बहुत से पूर्व अफसर, वो भी सच्चाई बता रहे हैं पाकिस्तान की हैसियत क्या है। पाकिस्तान को इसी बात का डर है और अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगा रहा है कि हमें बचा लो। बाकायदा हाफिज शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि हमें बचाइए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है संयुक्त राष्ट्र का ट्वीट जो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान से बात हुई है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि दूसरी तस्वीर दिखाइए, विदेश मंत्री ने भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र से बात हुई है। यह सारी बातचीत क्यों हुई है और इसका मकसद क्या है आपको बताऊं। क्यों शहबाज शरीफ को डर सता रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र से मदद मांग रहे हैं। दुनिया को भारत के गुस्से का एहसास हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है यूएन, इससे चिंतित है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों देशों से बात की। इसकी जानकारी खुद उनके प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर दी। यूएन प्रवक्ता ने लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की एंटोनियो गुटेरेस ने। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बात की है। महासचिव ने जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल के आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसके लिए न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। महासचिव ने दोनों देशों को
टकराव से बचने की सलाह दी है, तनाव कम करने के लिए सहयोग की पेशकश भी की है। खबर है कि इस बातचीत में पाकिस्तान बेहद डरा हुआ था। शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुटरेस से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने हर हाल में भारत को कार्रवाई से रोकने की अपील की है। शहबाज ने पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ से भी साफ इनकार कर दिया है और इस बात की जानकारी खुद पाक के पीएमओ ने एक बयान में दी है। पीएमओ ने कहा, भारत द्वारा किसी भी दुस्साहस की स्थिति में पाकिस्तान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूरी ताकत से रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री ने यूएन महासचिव को भारत को जिम्मेदारी से काम करने और संयम बरतने की सलाह देने की अपील की है। अब इसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने फोन उठाया और विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन लगाया, विदेश मंत्री से बात की। क्या बात हुई? दरअसल पाक की गुहार के बाद गुटेरेस ने विदेश मंत्री को फोन किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात में उन्होंने घटना पर दुख जताया। यूएन महासचिव ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है, लेकिन इस बातचीत में भारत ने एंटोनियो गुटेरेस को साफ संकेत दिए। विदेश मंत्री ने उन्हें साफ इशारा कर दिया कि भारत अपनी कार्रवाई करेगा। यूएन महासचिव से बातचीत के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, यूएन महासचिव के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की मैं सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमति हो। भारत इस बात के लिए संकल्पबद्ध है कि इस हमले के अपराधियों, साजिशकर्ताओं और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। इस पोस्ट से साफ है कि भारत ने यूएन के सामने अपना पक्ष रख दिया है, जिससे साफ इशारा है कि वो इस पर कोई समझौते के मूड में नहीं है। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों से बात की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान समेत 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। भारत ने 7 अस्थायी सदस्यों से फोन पर बात की है ताकि आतंक के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने में वैश्विक समर्थन मिले। यूएनएससी में पाकिस्तान भारत विरोधी कोई प्रस्ताव लाए तो काउंटर किया जा सके। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र एक्टिव हो जाता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के प्रवक्ता, क्या कुछ कह रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से बात करेंगे। हम उस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर भी नजर रख रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं, हम भारत और पाकिस्तान की सरकारों के साथ कई स्तरों पर संपर्क में हैं। हम निश्चित रूप से सभी पक्षों को जानकर एक सही समाधान के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। दुनिया इस पर नजर रख रही है। पाकिस्तान चाहे संयुक्त राष्ट्र से दबाव डालने की कोशिश करे, लेकिन भारत में जो माहौल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस बार तो जवाब देना ही देना है हर हाल से, और ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान कभी ना भूले। लखनऊ की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। इसलिए भारत एक्शन भी ले रहा है। ये है आतंकी फारूक अहमद। आतंकी फारूक अहमद पर आरोप है कि इसी ने आतंकियों को पहलगाम का रास्ता बताया कि कैसे पहुंचना है। जैसे ही जानकारी मिली, अगली तस्वीर देखिए, फारूक का घर पिछले दिनों सेना ने उड़ा दिया था। जो कश्मीर में घर था उस पर एक्शन लिया है। ये फारूक के घर की तस्वीर है। फारूक पर आरोप है कि फारूक ने यह हमला करवाया है और आतंकियों को रास्ता बताया और दिखाया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर खुलासा एनआईए की जांच में हुआ कि आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आया। फारूक अहमद लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर है। फारूक अहमद अभी पीओके में छिपा है। पहलगाम हमले के लिए ओवरग्राउंड वर्कर तैयार किए। ओवरग्राउंड वर्कर स्थानीय लोग जो आतंकियों की मदद करते हैं, कैश के साथ जरूरी सामान उपलब्ध कराते हैं। पहलगाम में भी ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों की मदद की। फारूक ने पिछले 2 सालों में घाटी में कई आतंकी हमले भी कराए। पाकिस्तान के 3 सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराता है। फारूक के पास कश्मीर के पहाड़ी रास्तों की अच्छी जानकारी है। फारूक कश्मीर के कुपवाड़ा का रहने वाला है। 1990 से 2016 तक लगातार पाकिस्तान जाता रहा। पहलगाम हमले के बाद इसके कई साथी हिरासत में लिए गए और पिछले 2 सालों से पीओके में रहकर साजिश रच रहा है। सिक्योर्ड ऐप के जरिए आतंकी नेटवर्क चला रहा है। सुरक्षा बलों ने कुछ दिन पहले इसके घर को जमींदोज कर दिया था। आपको सुनवाऊं, खुद पाकिस्तान यह मान रहा है कि कैसे एक आतंकी संगठन टीआरएफ इसमें शामिल रहा, वो टीआरएफ जो लश्कर का साथी है। सुनिए। मैंने कहा यहां हम एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द टीआरएफ ने किया है।
तो फिर हम इसको रहने देंगे, या उनकी ओनरशिप दिखा दें कि इन्होंने एक मीडिया में चला भी दिया कि उन्होंने ओन कर लिया, वो झूठा था। नहीं, ये नहीं है। तो उस पर करीबन हमारे जी 2.5 दिन लगे। वी रिफ्यूज टू बज इन। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई कि देखें इस वक्त मैं कही नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान विल नॉट एक्सेप्ट। वो कहते हैं आप पे ब्लेम आएगा, प्रेस रिलीज नहीं हुई, इतना बड़ा वाकया हुआ, आपके जाबर एक्सप्रेस भी ये आई थी, कंडेमनेशन की, टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडेम किया गया था। मैंने कहा ये रेडी, बट प्लीज यू हैव टू पुट इन जम्मू एंड कश्मीर, हैव टू डिलीट दिस TRF। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो और आपको कि हमने वो दोनों चीज़ें अमेंड करके वो प्रेस रिलीज तो जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। आइए अब आपको बताऊं कि एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है कि आतंकियों के लिए बाकायदा एक बुकलेट जारी की गई थी जिसमें कोड भी शामिल थे। उससे पहले देखिए, कश्मीरी पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है कि जमाते इस्लामी जो संगठन बैन है उसके साथ कोई भी संबंध न रखे। 2025 अनलॉफुल एक्ट 3A के तहत अवामी एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ममनू कर। बाकायदा एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें टूल किट की जानकारी मिली है। यह टूल किट बनाया गया था, इसमें आतंकियों के लिए गाइडलाइंस थी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है और कैसे नहीं रहना है। आपको बताऊं आतंकियों के लिए इस गाइडलाइंस में आखिर क्या है, उन्हें किन चीजों को फॉलो करना है जब भारत में उन्हें दाखिल होना है या किसी हरकत को अंजाम देना है। जांच एजेंसियों को टूल किट के सबूत मिले हैं। आतंकी संगठनों ने आतंकियों के लिए गाइडलाइन बनाई, कैसे एक जगह से दूसरी जगह हथियार पहुंचाने हैं, कैसे सफर करना है और कैसे कपड़े पहनने। लश्कर तैयबा ने आतंकियों के लिए डेड ड्रॉप पॉलिसी बनाई है। डेड ड्रॉप पॉलिसी, आतंकी बिना एक दूसरे को जाने काम करते रहे। आतंकी एक दूसरे से हथियार और जानकारी शेयर करते हैं। आतंकी इसके लिए सुनसान इलाके को चुनते हैं। सूचना साझा करने के लिए पार्क या फिर कब्रिस्तान चुनने की सलाह है। दोनों आतंकियों को हाथ में घड़ी, आरामदायक जूते पहनना जरूरी है। ड्रॉप करने से पहले वहां कोई निशान बनाएं जो उठाने वाले को पता हो। आतंकी को अपने साथ किसी दूसरे साथी को न लेकर जाने की हिदायत है। यात्रा के दौरान इस्लामी पहनावा न पहने, उम्र के मुताबिक ही कपड़े चुने, हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक कपड़े पहने, सामान में इस्लामिक धार्मिक वस्तुएं ना रखें, इस्लामी इत्र की जगह परफ्यूम का इस्तेमाल करें, दाहिने हाथ में घड़ी ना पहनने की हिदायत है, सुन्नत के मुताबिक इस्लामी लुक ना अपनाएं, चाकू, पिस्तौल जैसी खतरनाक चीजें भी ना रखें, होटल या बस या ट्रेन स्टेशन पर ना रुकें, यात्रा की जानकारी किसी को भी ना दें। ये सारी चीजें इस चैट में बरामद हुई। सुनिए जरा देश के सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जिस चीज का डर है, मैं जहां तक समझता हूं, वो मिलिट्री एक्शन का तो है ही डर, लेकिन सबसे ज्यादा डर है इंडस वाटर ट्रीटी का जो 1960 में हुई थी। उस ट्रीटी को कैप्टन अबेंस किया। विश्वास है कि इस शहादत के नतीजे में वो अब कार्रवाई होगी कि आतंकवाद का सफाया होगा और फिर कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। सरकार जो निर्णय ले रही है वो सरकार के और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी और सेना के साथ तालमेल करके ले रही है, इसलिए सरकार पर पूरा भरोसा देश को है। जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25। और अब आपको बताऊं, जो पाकिस्तानी भारत में थे उनसे कहा गया था जाइए वापस। डेडलाइन आज खत्म हो गई है, आखिरी दिन था, अब दरवाजे बंद हो गए। अब एक्शन की बारी है, अब कार्रवाई होगी। जो कहने के बाद भी नहीं गए हैं उनके खिलाफ। पाकिस्तानियों की वापसी की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब तक 786 पाकिस्तानी भारत से पाक लौट गए। इन पाकिस्तानियों में 55 दूतावास कर्मचारी शामिल हैं। पिछले 6 दिनों में पाकिस्तानी भारत से वापस भेजे जा रहे थे। कल शाम 5 बजे से पाकिस्तानियों की वापसी बंद हो गई। अभी भी जो पाकिस्तानी भारत में, उन पर कड़ा एक्शन होगा।
एजेंसियां और राज्यों की पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। भारत में मौजूद पाकिस्तानी अब अवैध विदेशी माने जाएंगे और उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस सीधे जेल पहुंचाएगी। 3 साल जेल और 3 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों के 14 तरह के वीजा रद्द हुए। पाकिस्तान से भी 1465 भारतीय वापस लौट आए हैं। इन भारतीयों में 25 राजनयिक और दूतावास कर्मचारी भी शामिल हैं। फिलहाल भारत में मौजूद पाकिस्तानियों की जांच शुरू हो गई है। सुनिए पाकिस्तानी जो आज अटारी बॉर्डर के जरिए गए। मैं 72 साल का आदमी हूँ, मैं अब मफलूज हूँ एक लिहाज से। आप देखिए मेरी उम्र क्या है, मुझे खाना पके। बीवी जो है ये भी बेचारी 17 साल की है। बहू है जो हमें खाना पका के देती थी, वो उसको भी निकाला। अब घर तो लाख पर बढ़ गया, जला उस मकान को, मुझे हमें गोली मार। अभी मुझे ये बेटा हुआ है 14 दिन का ही है। ये मुझे ऑपरेशन से हुआ है, बड़े ऑपरेशन से, सी सेक्शन से। तो अभी मुझे ट्रैवल भी अलाउ नहीं है। रात को मेरे स्टेजेस ओपन हुए हैं, तो आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। हमने घर बसाया हुआ है, तो आपसे मेहरबानी इल्तिजा है कि हमारा घर ना उजाड़े। घर में जवान बेटी है, उनको छोड़ के मैं जा रही हूँ। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। हम कह रहे जिसने किया उसकी टांगे काट के टंगाओ, हम खुद भी देखेंगे, मगर उन्होंने हमारे साथ जुल्म किया। भैया खता हमने क्या खता की है कि हमें इतनी सख्त सजा दे रहे हैं। ये मासूम बच्चे सफर में इन्होंने इतना अजाब उठाया, हमें तो हमने कुछ नहीं खाया है, हमारे हलक से उतरा ही नहीं कुछ। इस वक्त हमें दरबदर करके इस पुलिस वैन में हमारी बेइज्जती हुई है। उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियाँ की? बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। हमारी वेरिफिकेशन होती है, हर साल वेरिफिकेशन होती है और हर साल हम एप्लीकेशन फिल करते हैं। और कल परसों रात को अचानक से इन्होंने हमें बोला कि जो है आपको निकलना है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पीएम मोदी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि विरोधी यही आवाज कर रहे थे। बड़ा फैसला लिया गया कैबिनेट बैठक में। पीएम मोदी और कैबिनेट ने फैसला लिया जातीय जनगणना का। नरेंद्र मोदी सरकार का यह बड़ा स्टेप है। सरकार ने जातीय जनगणना का ऐलान कर दिया है। देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया और वैष्णव ने कहा सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया है। जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। अपने देश में मूल जनगणना हर 10 साल में कराई जाती है। इस साल मूल जनगणना की शुरुआत सितंबर में हो सकती है। पिछली जनगणना 2011 में मनमोहन सरकार के वक्त हुई थी। अगली जनगणना 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हो पाई। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण कराया गया था, लेकिन सरकार ने सर्वेक्षण के आंकड़े कभी सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि देश में जातियों की गणना और रिपोर्ट देने का प्रावधान नहीं था। जनगणना एक्ट 1948 के मुताबिक केवल SC ST की रिपोर्ट आती थी। अब जातियों की गणना के लिए जनगणना एक्ट में संशोधन करना होगा। इस साल जनगणना शुरू होती है तो रिपोर्ट 2026 या 27 तक आएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव और राहुल गांधी। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए। जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था। हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो शासिक कदम आज लिया है, इससे समाज में समरसता आएगी। और इसके पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10% का आरक्षण जब आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया था, तो किसी समाज के किसी तबके ने इसका
विरोध नहीं किया, समाज में कहीं तनाव नहीं। हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। भाजपा के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत के सभी जाति धर्मों के लोगों को गिनने का आदेश दे दिया। जनगणना आयोग के द्वारा जनगणना का कार्य किया जाना है। उस जनगणना के कार्य में जाति जनगणना का ऐलान किया गया है कि आइए बारी आज के सूत्र की है। विनम्रता ज्ञान और सफलता की नींव है, यह हमें काबिल बनाती है और सम्मान दिलाती है। आज का सूत्र दिया था आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य का सूत्र है सर्वस्य भूषणम विनया, मतलब किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण या गुण विनम्रता है। विनम्र व्यक्ति के सामने क्रोधी व्यक्ति अपना क्रोध भूल जाता है और अपराधी अपना अपराध भूल जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में अहम भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त एक साधारण व्यक्ति थे, चाणक्य ने ही उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें राजा बनाया। चंद्रगुप्त भले ही उनके छात्र थे, लेकिन चाणक्य ने हमेशा उनका सम्मान किया। चाणक्य ने हमेशा मंत्रियों और अपने शिष्यों का भी सम्मान किया। वो मधुर वाणी और विनम्रता से जहां जाते सबका दिल जीत लेते थे और इसी गुण के चलते चाणक्य के ज्ञान और नीति को दुनिया में प्रसिद्धि मिली। चाणक्य का सूत्र है, जो व्यक्ति अपनी बोली और व्यवहार में शालीनता रखता है वो अपनी विनम्रता से दिल और भरोसा जीत लेता है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अपार तीखा कम है फिर भी स्वाद।